मित्रों, आज के इस व्याख्यान में हम बात करेंगे विशिष्ट शिक्षा की परिभाषीकरण और उसकी प्रक्रिया के विषय में कि परिभाषीकरण। अब हम देखते हैं कि आखिर विशिष्ट शिक्षा है क्या। कुछ परिभाषाएं आपकी स्क्रीन पे हैं। आपने नाम सुना होगा शैमुएल क्रिक की बड़ी फेमस सी किताब है। उस किताब से ये परिभाषा ली गई है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। देखिए क्या है, द हेल्प दैट द स्कूल devices for children who differ significantly from the norms is called special education. स्पेशल एजुकेशन एक डिवाइस, एक प्रविधि है जिसको कौन, स्कूल डिवाइस, विद्यालय जिसका निर्माण करता है किनके लिए, फॉर द चिल्ड्रन, उन विद्यार्थियों के लिए, हु डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द नॉर्मल स्टूडेंट, उन विद्यार्थियों के लिए जो सामान्य विद्यार्थियों से, सामान्य बालकों से सार्थक रूप से स्पष्टता भिन्न होते हैं। भिन्नता कैसी हो सकती, उनकी तुलना में या तो बहुत कमजोर होते हैं या हो सकता है कि बहुत अच्छे हो, गिफ्टेड हो या कि बैकवर्ड हो, अस्थि विकलांग हो या कि श्रवण या दृष्टि दोष युक्त वगैरह वगैरह। सामान्य कक्षा मानकों से सार्थक रूप से भिन्न बच्चों की शिक्षा में सहायता हेतु विद्यालयों के प्रयास ही विशिष्ट शिक्षा है। विद्यालयों के वो प्रयास जो सामान्य बालकों से पृथक बालकों के शिक्षा में सहायता करने के लिए किए जाते हैं, वो सबको स्पेशल एजुकेशन या विशेष शिक्षा कहा जा सकता है। एक और डेफिनेशन पे आते हैं। ये गैलघेर के अनुसार, देखिए अंग्रेजी में स्क्रीन पे देखेंगे आप पाएंगे, स्पेशल एजुकेशन इज दोज स्पेशल सर्विसेज। कैसी सर्विसेज हैं, वो विशिष्ट दोज स्पेशल सर्विसेज हैं ओवर एंड अबव द स्कूल प्रोग्राम, जो कि विद्यालय कार्यक्रमों से आगे बढ़ के, विद्यालय कार्यक्रम तो है ही, उनसे आगे वो विशेष सेवाएं हैं, वो स्पेशल सर्विसेज हैं दैट आर प्रोवाइडेड फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, जो विशिष्ट बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि टू असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ देयर पोटेंशियलिटीज, कि वो ताकि उनकी जो विकास की संभावनाएं हैं उनके विकास करने में मदद की जा सके, और द एम्लियोरेशन ऑफ देयर डिसेबिलिटीज, और तथा क्या काम किया जा सके कि उनकी जो निर्योग्यताएं हैं, जो उनकी विकलांगता, निर्योग्यता, अक्षमता है, उसको बेहतर कम करके बेहतर बनाया जा सके। हिंदी में आप देखेंगे विशिष्ट शिक्षा प्रचलित विद्यालय कार्यक्रम से आगे बढ़कर वह अतिरिक्त सेवाएं हैं जो विशिष्ट बालकों की निर्योग्यताओं को कमतर करने, जो निर्योग्यताएं हैं उनको कम करने, उनकी संभावनाओं को विकसित करने हेतु प्रदान की जाती हैं। एक तरफ तो उनको कम करना है, दूसरे तरफ क्या है कि उनकी जो संभावनाएं हैं वो आगे क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, उनको वो जो संभावनाएं, उन संभावनाओं को विकसित करने के लिए प्रदान की जाती है। एक और डेफिनेशन आती है हेवार्ड एंड ऑर्लेंस्की की। उनकी परिभाषा पे ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं, स्पेशल एजुकेशन में भी डिफाइंड। कैसे हम स्पेशल एजुकेशन को परिभाषित कर सकते हैं, कहते हैं कि हम परिभाषित, द इंडिविजुअली प्लान्ड एंड सिस्टमेटिकली मॉनिटर्ड अरेंजमेंट, इंडिविजुअली प्लान्ड, एक एक विद्यार्थी के हिसाब से प्लान की गई, एंड सिस्टमेटिकली मॉनिटर्ड, और विधिवत, मॉनिटर माने जिसको जो है ना पर्यवेक्षित किया जाए, जिसको देखा जाए कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, मॉनिटर, इसको मॉनिटर कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं रह गई है, सिस्टमेटिकली मॉनिटर, सिस्टमेटिकली जिसको मॉनिटर किया गया है, ऐसा क्या है, अरेंजमेंट ऑफ, ऐसी व्यवस्थाएं हैं। किसकी व्यवस्थाएं हैं, फिजिकल सेटिंग, क्लासरूम, स्कूल का वातावरण कैसा हो, किताबें कैसी हो, वगैरह वगैरह, फिजिकल सेटिंग। जैसे आप देखते हैं ना आपके डिपार्टमेंट में क्या है कि विकलांग बच्चों के लिए रैंप बनाए गए, रैंप इसलिए बनाए गए कि वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, तो उनकी फिजिकल सेटिंग परिवर्तित कर दी गई कि रैंप बना दिए गए। ऐसे ही फिजिकल सेटिंग किसकी व्यवस्था है, भौतिक जो है ना फिजिकल सेटिंग्स की, स्पेशल इक्विपमेंट, विशेष जो है ना उपकरणों की व्यवस्था है, एंड मटेरियल्स, और विशेष मटेरियल की व्यवस्था है। पढ़ने लिखने के में सहायक जो सहायता करता है, ऐसे मटेरियल की विशेष व्यवस्था है। टीचिंग प्रोसीजर्स एंड देयर इंटरवेंशंस, और शिक्षण की जो प्रक्रियाएं हैं
उनकी विशेष व्यवस्था है। और अंतःक्षेपों यानी कि इंटरवेंशंस, कैसे अंतःक्षेप का मतलब है इस तरीके का हस्तक्षेप जो विकलांग बच्चों के लिए सकारात्मक हो। वैसे तो हस्तक्षेप नकारात्मक होता है, लेकिन अंतःक्षेप इसीलिए इसको शब्द दिया गया, इंटरवेंशन कहा जाता है। वो इंटरफियरेंस होता है, किसी चीज़ में अपनी नाक घुसाना और उसको डिस्टर्ब करना। लेकिन इंटरवेंशन क्या है? सकारात्मक हस्तक्षेप है कि जिस स्ट्रीम में वो चले जा रहे हैं उसमें रोक के कुछ ऐसा किया जाए कि थोड़ा सा अच्छा हो जाए, थोड़ा सा बेहतर हो जाए। जो विकलांग और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो ऐसे इंटरवेंशंस अंतःक्षेपों की व्यवस्था है। हिंदी में आप इसको पढ़ सकते हैं कि विशिष्ट बालकों की हर संभव अधिकतम व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता एवं शैक्षिक सफलता है। तो किस लिए ये सब किया जा रहा है? ताकि व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता, वो व्यक्तिगत रूप से आत्मनिर्भर बन सके और शैक्षिक रूप से सफल हो सके। ये भौतिक परिस्थितियाँ, ये प्रक्रियाएँ, ये इक्विपमेंट्स, ये सब कुछ इंडिविजुअली अरेंज और सिस्टमेटिकली मॉनिटर्ड इसलिए है ताकि वो क्या आत्मनिर्भर बन सकें। कौन? जो विशिष्ट बालक हैं वो आत्मनिर्भर बन सकें और उनका जो है ना और शैक्षिक सफलता प्राप्त कर सकें। जो उनको पढ़ना है वो पढ़ सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। ये तो इन जो है ना परिभाषाओं के आधार पे हम कह सकते हैं कि जो विशिष्ट बालक हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने और शैक्षिक रूप से सफल बनाने, दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब शैक्षिक रूप से सफल होंगे तो आत्मनिर्भर होंगे। तो शैक्षिक सफलता के लिए जितना हो सकता, अधिकतम जो कुछ हो सकता है उसमें, उसके लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की शैक्षिक परिस्थितियों का इस प्रकार से नियोजन है ताकि वो शैक्षिक दृष्टि से सफल और सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सके। तो शैक्षिक सफलता, सामाजिक आत्मनिर्भरता, एमलियोरेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़, जो उनकी निरोगताएं उनको कम करना, ये 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि स्पेशल एजुकेशन के परिभाषाओं में आते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है। विशेष शिक्षा की प्रक्रिया सामान्य शिक्षा की प्रक्रिया से पृथक है। आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखेंगे विशेष शिक्षा की प्रक्रिया के 8 चरण हैं। 8 चरणों में विशेष शिक्षा की प्रक्रिया को हम उसका अध्ययन करते हैं। वो 8 चरण कौन से? आप देखेंगे पहला चरण है विशिष्टता की पहचान, दूसरा चरण है विशिष्ट आवश्यकताओं का निर्धारण, तीसरा चरण है शैक्षिक कार्यक्रमों का नियोजन, फिर अगला चरण है शैक्षिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, फिर अगला चरण है शैक्षिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन, और अगला चरण है अलग ब्रैकेट में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि वो क्या है, अभिभावकों के साथ अनवरत संवाद और सहयोग, और फिर सबसे अंत में अन्य संबंधित पेशेवर लोगों से अनवरत संवाद और सहयोग। एक एक करके इस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें, तब विशेष शिक्षा कैसे होती है, स्पेशल एजुकेशन, इसकी प्रक्रिया क्या है, ये चीज़ स्पष्ट होगी। सबसे पहला काम विशिष्टता की पहचान करना है। देखिए, जितनी जल्दी हम किसी विशिष्ट बालक की पहचान कर लें उतना ही उसके भविष्य के लिए अच्छा होता है। उदाहरण के लिए जैसे आप देखते हैं कोई अस्थि विकलांग बालक है तो वो तो बाहर से दिखता है कि भाई ठीक है ये अस्थि विकलांग है, लेकिन वहाँ भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्या वो इतना अस्थि विकलांग है कि उसके लिए स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत पड़े। सपोज करो मेरी एक छोटी वाली ये उंगली कट गई, क्या मैं अस्थि विकलांग हो गया? क्या हमारे लिए सामान्य शिक्षा उपयोगी नहीं रही? तो अस्थि विकलांग एक तो सामने से दिखते हैं तो वहाँ पे ये विशेषता की पहचान अपेक्षाकृत थोड़ी सी आसान हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी विशिष्टता की पहचान करना यहाँ भी आवश्यक होता है। इसी तरीके से आप देखेंगे दृष्टिबाधित, अंधा तो नहीं है लेकिन दृष्टिबाधित है। हम आगे जब बात करेंगे दृष्टिबाधिता की तो उसकी अपनी कंडीशन से उन पे जरूर चर्चा करेंगे। तो दृष्टिबाधित है, अब वो देखने में तो सबको लग रहा है कि हाँ ठीक है पढ़ भी रहा है लेकिन दृष्टिबाधित है। अगर हम उसकी समय से पहचान नहीं करेंगे, अगर पहचान करने में हमको बहुत देरी हो गई तो उसकी जो है ना विकलांगता की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। इसी तरीके से मेंटली रिटार्डेड, अगर हम उसको नहीं पहचान रहे
टीचर उसको पढ़ा रहा है, बार बार पढ़ा रहा है, उसके समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसकी IQ कम है, वो नहीं समझ सकता, वो मेंटली रिटार्डेड है। और टीचर उसको जो है ना कूटे चला जा रहा है कि ये तो समझता नहीं है, उसको बेइज्जत कर रहा है, भगा रहा है, डांट फटकार रहा है, जगह जगह जलील कर रहा है। और असल चीज़ क्या है कि उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। हो सकता है वो विद्यार्थी, जरूरी नहीं है जो मैंने बातें कही ऐसा होता हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि अगर ऐसा हो रहा है तो संबंधित विद्यार्थी मेंटली रिटार्डेड है। लेकिन अगर वो मेंटली रिटार्डेड है तब तो काम और भी खराब हो गया ना, उसका और भी नुकसान हो गया। और उसको ये जो और जलालत झेलनी पड़ रही है, वो समझ भी नहीं पा रहा कि क्या करें, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, और इधर प्रेशर और बढ़ा हुआ है। सो वो मेंटली रिटार्डेड है कि विजुअली इम्पेयर्ड है, कि श्रवण दोष से युक्त है, कि इमोशनली जो है ना डिस्टर्ब है, कि जो है ना सोशली डेविएटेड है, कि गिफ्टेड है, कि बैकवर्ड है, कि स्लो लर्नर है, क्या है। और जो कुछ भी है उसकी मात्रा कितनी है, ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। पहले चरण में इसकी प्रक्रिया का पहला चरण है कि विशेषता की पहचान करना। फिर दूसरे चरण में हम लोग बात करते हैं कि उसका असेसमेंट किया जाए कि विशेषता जो है वो विकलांग है, दृष्टि बाधित है, वगैरह वगैरह है, तो वो बाधिता है कितनी। अगर दृष्टि बाधित है, क्या वो अंधा है, या कोई जो है ना डिवाइसेस, कुछ उपकरणों के उपयोग के प्रयोग से वो ठीक हो सकता है, काम चलाऊ हो सकता है। मेंटली रिटार्डेड है तो क्या वो एडुकेबल है, कि ट्रेडेबल है, कि कुछ भी नहीं हो सकता, इडियट है। श्रवण दोष की बात है तो वो कितना मात्रा में दोष है, दोष की मात्रा क्या है। पहले नंबर पे पहचान करना कि क्या कोई विशिष्टता है, विकलांगता है। और दूसरे चरण में बात आती है कि अगर है तो उसकी डिग्री क्या है, उसकी मात्रा क्या है, ये महत्वपूर्ण है। तीसरे नंबर पे तब बात आती है कि जो डिग्री विशिष्टता है और उसकी जो डिग्री है, उसके आधार पे अब उसको कैसे पढ़ाया जाए। शैक्षिक कार्यक्रम को प्लान किया जाए, शैक्षिक कार्यक्रम का नियोजन किया जाए, क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, कब पढ़ाया जाए, किसकी सहायता ली जाए, वगैरह वगैरह, कैसा विषय वस्तु हो, क्या शिक्षण विधियाँ हो, ये सब अब सोचना है। कब? जब हमने उसकी विशिष्टता का निर्धारण कर लिया, तो पहचान, फिर विशिष्टता का निर्धारण, तब शैक्षिक नियोजन। अब जो है ना उसके लिए कैसे क्या शैक्षिक कार्यक्रम चलेगा, उसकी एक योजना बनाना शुरू करते हैं। और योजना बनाने के बाद चौथे चरण पे शैक्षिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, जो योजना बनाई है उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं कि हाँ ठीक है, ये हमारी योजना है, ऐसे ऐसे हमने सोचा था पढ़ाएंगे, वैसे ही पढ़ाना और विभिन्न प्रकार की शैक्षिक क्रियाओं का आयोजन करना आरंभ करते हैं और उसको समाप्त करते हैं। तो क्रियान्वयन हो गया। चौथे नंबर पे आता है शैक्षिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन। जो नियोजित कार्यक्रम है उसका क्रियान्वयन। किसका क्रियान्वयन? जो नियोजित किया गया है। नियोजन का आधार क्या है? विशिष्ट बालक की विशिष्टता की मात्रा और विशिष्टता का प्रकार, यानी कि वो विशिष्ट है, कितना विशिष्ट है, जिस क्षेत्र में है उसकी मात्रा क्या है, उसके लिए जो प्रोग्राम शैक्षिक कार्यक्रम तैयार किया गया उसका क्रियान्वयन किया जाता है। और जब क्रियान्वयन कर लिया जाता है तो देखिए, जब भी कोई योजना बनती है तो उसका मूल्यांकन जरूर किया जाता है। क्यों मूल्यांकन? इसलिए कि जो उद्देश्यों को लेके चले थे वो उद्देश्य प्राप्त हुए कि नहीं। अगर उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए तो क्यों, क्या सुधार किया जाए। अगर नहीं प्राप्त हुए हैं तो क्या सुधार किया जाए, और अगर प्राप्त हुए हैं तो और उनको अच्छा और अच्छा इसको कैसे बनाया जाए। सुधार की तो हमेशा गुंजाइश रहती है। तो 5वें नंबर पे मूल्यांकन का कार्यक्रम आता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अभिभावकों के साथ संवाद, डायलॉग, वार्तालाप, उनसे लगातार संपर्क रहना चाहिए, उनसे बातचीत होती रहना चाहिए, उनका आना जाना, उठना बैठना, वार्तालाप होना अति आवश्यक है और उनके सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो उनसे लगातार हमें सहयोग चाहिए, इसलिए लगातार उनसे संपर्क बनाए रखना आवश्यक है। तो इसलिए 6वें नंबर पे आता अभिभावकों से अनवरत, कभी न टूटने वाला, लगातार चलते रहने वाला संवाद, बातचीत उनसे लगातार होती रहे और उनसे सहयोग मिलता रहे। और अंतिम नंबर पे आता है 7वें चरण पे, इस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है अन्य पेशेवर लोगों से अनवरत संवाद और सहयोग। अन्य पेशेवर लोगों से भी हमको संवाद और सहयोग की जरूरत पड़ती है। सहयोग लेना है तो भाई संवाद रखना पड़ेगा। ये अन्य पेशेवर लोग कौन हो सकते हैं? देखिए, स्पेशल लर्नर्स के लिए हमको उनकी पहचान के लिए
सामान्य चीज़ें देख के तो एक सामान्य अध्यापक पहचान कर सकता है, लेकिन मात्रा अगर असेसमेंट करना है तो हमको फिजिशियन की ज़रूरत पड़ेगी। दृष्टिबाधित है कि श्रवण दोष युक्त है कि अस्थि विकलांग है कि मेंटली रिटार्डेड है, इस सब के असेसमेंट के लिए हमें अलग अलग तरीके के पेशेवर लोग, प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी। कभी हमें जो है ना फिजिशियन की ज़रूरत पड़ेगी, कभी हमें थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कभी हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, कभी हमें जो है ना सोशल वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब लोगों की हमको ज़रूरत इसमें पड़ने वाली है। तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें इनके सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए लगातार इनसे संपर्क रखा जाए। विद्यार्थियों के बारे में, विद्यार्थियों में कैसे सुधार हो, विद्यार्थियों में क्या कमियां हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उसका जो है ना जो जिस एरिया का जो प्रोफेशनल है उसके क्षेत्र की उससे संबंधित समस्याओं को, स्थितियों को, विकास को, परिस्थितियों को लगातार उनके साथ डिस्कस किया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका सहयोग प्राप्त किया जा सके। तो अभिभावकों और दूसरे जो पेशेवर लोग हैं उनके साथ लगातार संपर्क बनाए रखना, ये विशिष्ट शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल है। तो विशिष्ट शिक्षा कहाँ से, केवल नाम लिखने से काम नहीं शुरू हो जाता। पहचान के बाद मात्रा का निर्धारण, उसके बाद शैक्षिक प्रोग्राम, उसके बाद उसका क्रियान्वयन, उसके बाद उसका मूल्यांकन, और इन सब के साथ में जो अंत के 2 चरण हैं, ये चरण शुरू से लेके अंत तक चलते हैं। इनका कभी काम नहीं खत्म होता है। बच्चे की पहचान से लेके उसके प्लेसमेंट तक, उसके पुनर्वास तक अभिभावक तो हमेशा साथ में रहेंगे। अभिभावकों से तो संपर्क और संवाद रखना ही रखना है, और इसी तरीके से पहचान से लेके अंतिम समय तक, यानी कि उसके पुनर्वास तक, उसको जो है ना जीविका दिलाने में सहयोग करने तक, पुनर्वास तक बहुत से पेशेवरों की सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनसे लगातार सहयोग लिया जाएगा। तो ये जो अंत के 2 चरण हैं, ये बिल्कुल प्रारंभ से काम करना शुरू करते हैं और अंत तक, यानी प्रारंभ से लेके अंत तक अभिभावकों और संबंधित पेशेवर लोगों से लगातार संपर्क बनाए रखना है, एक बात। दूसरा, विशिष्टता की पहचान, विशिष्ट आवश्यकताओं का निर्धारण। ये 2 के बाद जो 3 चरण आते हैं, शैक्षिक कार्यक्रमों का नियोजन, शैक्षिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और उनका मूल्यांकन, ये 3 आवश्यकता अनुसार इनको रिपीट किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप शैक्षिक कार्यक्रम बनाए थे किन्हीं विशिष्ट विद्यार्थियों या किसी विशिष्ट विद्यार्थी के लिए, उसका आपने मूल्यांकन किया और आपको ये लगता है कि बात सब कुछ ठीक नहीं है, इसमें हमको कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है, कुछ उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाए हैं, या कि हमारा प्रोग्राम फेल हो गया, जो हमने नियोजन किया था शैक्षिक कार्यक्रम वो असफल रहा। तो आप क्या करें? विद्यार्थी का नाम काट के उसको भगा देंगे? ऐसा तो होना नहीं है। तब नए सिरे से फिर प्रयास किया जाएगा, और वो फिर प्रयास कहाँ से शुरू करेंगे? फिर शैक्षिक कार्यक्रम का नियोजन करेंगे कि चलो ये वाला ठीक नहीं रहा तो अब ऐसे करते, कैसे, ये फिर से सोचना, फिर से उसकी योजना बनाना, और जब योजना बनाते हैं तो फिर उस योजना का क्रियान्वयन, और क्रियान्वयन के बाद फिर देखते हैं कि अब की बात ठीक हुआ कि नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, कुछ कमी तो नहीं रह गई। हो सकता दूसरी बार भी कमी हो, तीसरी बार भी कमी हो। जब तक वो कमी या सुधार की गुंजाइश रहेगी तब तक बाद के 3 चरण, शैक्षिक कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन के ये 3 चरण लगातार जो है ना इनकी पुनरावृत्ति करनी पड़ती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है ये तीनों चरणों को आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जा सकता है, इनमें संशोधन किया जा सकता है, इनको संशोधित करके पुनः लागू, जैसे ही आप संशोधन करेंगे इनको पुनः लागू करना ही पड़ेगा। तो इसकी जो प्रक्रिया है, अब देखिए कार्यक्रम सामान्य शिक्षा से अगर आप इसको कंपेयर करें तो देखिए सामान्य शिक्षा में पहचान की कोई बात ही नहीं, असेसमेंट की भी कोई बात नहीं है। शैक्षिक कार्यक्रम ऑलरेडी सिलेबस बनाया हुआ है, कार्यक्रम का क्रियान्वयन जो है ना आपको करना है, टाइम टेबल या पढ़ाते रहिए, मूल्यांकन करेगा और उसका रिजल्ट निकाला जाएगा। जो परीक्षा नियंत्रक हैं वो परीक्षा कराएंगे, रिजल्ट निकाल के मार्कशीट थमा देंगे। कहाँ ये सब चीज़ें हुई? लेकिन स्पेशल एजुकेशन में ये है